भुट्टो को छोड़े, भुट्टो तो चले सिंधी के हिसाब से शायद, नवाज शरीफ को उन्होंने 1 साल में जो उम्र कैद दे दी, उधर वही अदलिया थी। मुझको एक नाम बताएं, एक नाम इस पूरे 60 साल में, एक टैक्स चोर का नाम बताएं जिसको सजा मिली हो, एक पॉलिटिशियन का नाम बताएं जिसको सजा मिली हो, बताएं मुझको। आप एक जनरल का नाम बताएं जिसको सजा मिली हो। आप ये कैसे कह सकते हो कि ये इट इज ओनली द फॉल्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस? तो अगर एक जनरल की आप बात कर रहे हैं तो काफी सारी ऐसे जुडिशरी को खुद को भी ले सकते हैं। और वो जो मरीन्स वाला इशू है उसमें तो काफी हद तक जो है वो मिलिट्री के लोग भी शामिल हैं। जो डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स है, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके अंदर बड़े पैसे बनाए गए, तो इट शुड बी टेकन अप। बट कमिंग बैक टू माय पॉइंट, डॉक्टर साहब मैं जो बात कर रहा था कि ये जो परसेप्शन है करप्शन का, या जो परसेप्शन है कि जी कुछ पोलराइज्ड हो रही है सोसाइटी, एक और परसेप्शन भी है कि कन्फ्रंटेशन के साथ जुडिशरी जो है वो हो रही है। ये कन्फ्रंटेशन हो किस तरफ से रही है? क्योंकि शुरू में हमें हुकूमत ग्राउंड छोड़ती नजर आई, लतीफ खोसा साहब का जो वाकया हुआ उसके बाद उन्हें हटा लिया गया, फिर जितने भी जजेस तैनात किए गए नहीं बोली हुकूमत। इफ्तिखार चौधरी साहब की अपनी मर्जी से किए गए, चाहे किसी भी हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, ग्राउंड तो छोड़ा है। नहीं, मैं कन्फ्रंटेशन क्यों हुई, 2 वजूहात से हुई है, बड़ी क्लियर। अगर आप इस बात को समझ जाएं तो मामला आसान हो जाएगा। देखिए, जुडिशरी ने एक अच्छा काम ये किया कि एनआरओ को वापस पार्लियामेंट में भेज दिया, एक्सपेक्टिंग, एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग द फैक्ट के पार्लियामेंट विल एब्डिकेट फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एक्सपेक्टिंग द फैक्ट के एनआरओ के अंदर ये सियासी जमातें कुछ रद्दो बदल करके इसको एक प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट बनाया भी जा सकता है। देखो, एनआरओ ने असल में कहा क्या, असल में तो एनआरओ का स्पिरिट जो पीपल्स पार्टी ने हमको समझाया, वो स्पिरिट ये था कि जो मुकदमे चल रहे हों लोगों के खिलाफ, जो गलत हैं, जो झूठे हैं, जो सियासी बुनियाद पर हैं, उनको बैक जुम्बिश कलम खत्म कर दिया। बट ये पॉइंट ऑफ व्यू तो आपका है ना, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी तो हो सकता है कि जो चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बेशक पार्लियामेंट उसको बना देती है, तो मैं ये पार्लियामेंट लेट डाउन होती है। नहीं, पार्लियामेंट लेट डाउन नहीं होती, पार्लियामेंट इस स्पिरिट को पकड़ती और इस स्पिरिट को पकड़कर लाती एक ऑर्डिनेंस में। सुन तो लीजिए मेरी बात, सुन तो लीजिए, देती ना सुन, एबिनिशो तो एबिनिशो नहीं मैं आपसे देखिए एनआरओ को उन्होंने वापस भेजा कि ये एबिनिशो एक अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है ना, खराब डॉक्यूमेंट है, इसको मॉडिफाई कर सकती है, तो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी थी विच दे डिड नॉट फुलफिल। मैं आपके सामने आज भी ये बात कह रहा हूं कि अगर इस स्पिरिट को लिया जाए कि जो सियासी मुकदमात जो गलत हैं उसके सिलसिले में कोई छूट होती तो दे कुड हैव रिक्वेस्टेड द पार्लियामेंट कुड हैव established a judicial council or requested the judiciary to establish a 5-bench judge, appellate judge or something, जो इस बात को देखते कि कौन कौन से केसेस हैं जिनको एकदम से एक साइड में किया जाए और कौन मगर हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट हुआ ये कि ना इसके लिए लॉबिंग की गई, ना आपस में गुफ्तगू की गई पार्टीज के दरमियान। इसको हुकूमत की गलती नहीं है, पॉइंट ये है, गलती है ना, क्योंकि पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट की जो इंटेंशन थी पार्लियामेंट, विदाउट डाउटिंग इट, क्या वो यही थी? क्योंकि अगर पार्लियामेंट ने बना देना था लॉ तो वो एबिनिशो तो एबिनिशो है। अगर एनआरओ मॉडिफाई हो जाता तो एबिनिशो नहीं, मॉडिफाई तो किया था उन्होंने, कहा था जनरली सबके लिए, जो कमेटी में गया था जब उन्होंने तो वही ऑर्डिनेंस लिया है ना। देखिए, इसका एक बैकग्राउंड था। एनआरओ जब वापस भेजा गया 31 जुलाई के डिसीजन के बाद, मीडिया का एक सेक्शन जो है उसने एक जबरदस्त किस्म की कैंपेन चलाई। एमक्यूएम का विथड्रॉ करना जो है, क्योंकि एमक्यूएम ने शुरू में विथड्रॉ नहीं किया था, एमक्यूएम ने जाके एक क्रिटिकल मोमेंट में आके, प्रेशर में आके उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम किसका प्रेशर? पब्लिक प्रेशर था, मीडिया को एक कंसेंसस बन गया था। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं आई एम नॉट अक्यूजिंग एनीबॉडी, वो उनकी अपनी पॉलिटिकल जो भी उनका स्टैंड था, लेकिन एक प्रेशर था और उसमें ज़ाहिर है मीडिया ने बड़ा रोल प्ले किया। और इसमें कोई शक नहीं है कि एनआरओ जो है वो एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ था, अच्छा हुआ उसको खत्म किया गया, इसमें कोई शक नहीं है, दिस इज अ वेरी लैंडमार्क डिसीजन। लेकिन मसला सिर्फ यह है कि जिस तरह 31 जुलाई की डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में अलवी साहब ने कहा कि प्रैग्मेटिज्म को लॉ में कभी जगह नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप उस डिसीजन को देखेंगे, मैं प्रैग्मेटिज्म का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उस डिसीजन में काफी पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस को एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है ना। मकसद सिर्फ ये था कि चूंकि एक नया सिस्टम अभी आहिस्ता आहिस्ता इनिशिएट हुआ है, डेमोक्रेसी को थोड़ा सा स्पेस मिला है, और देखिए जुडिशरी के अगर डिसीजन से पॉलिटिशियंस के बीच में डिविजन्स बढ़ रही हैं, मोरलिटी ना कि डेमोक्रेसी इशू बन रहा है। देखिए, मोरलिटी तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, हर मुल्क में मोरलिटी का प्रॉब्लम रहा है। अब बर्लुस्कोनी के खिलाफ आज भी इंक्वायरी चल रही है, अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उसने इस्तीफा दिया है टैक्स की चोरी पे। मसला सिर्फ जो है वो ये है कि अगर डेमोक्रेसी होगी तो मोरलिटी होगी, मोरलिटी का दारोमदार डेमोक्रेसी पे है। सही, बट एक और पॉइंट पे मैं आपका कमेंट चाह रहा हूँ, जो कन्फ्रंटेशन वाली बात थी, इवन विद कन्फ्रंटेशन, क्योंकि 97 में जब जुडिशरी स्ट्रांग होने जा रही थी तो एक डिफरेंस हमें नजर आता था। वो डिफरेंस ये था कि पार्लियामेंट स्ट्रांग थी, एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग था,
मिलिट्री न्यूट्रल थी, जहांगीर करामत साहब का कोई मूड नहीं था सपोर्ट करने का, और जुडिशरी विद इन पोलराइज नजर आती थी। सब साथ नहीं दे रहे थे सज्जाद अली शाह साहब का, उनके खिलाफ बहुत सारे लोग थे और बाद में साबित भी हुआ। बट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम पार्लियामेंट वीक है, एग्जीक्यूटिव भी वीक है, अदलिया स्ट्रांग है, और इस हुकूमत से एस्टैब्लिशमेंट भी नाराज है, आर्मी भी नाराज है कैरी लूगर बिल की वजह से और दूसरे इश्यूज की वजह से। तो रेसिपी तो तैयार है ना स्ट्रांग जुडिशरी के लिए। जब आप कहते हैं ना कि पार्लियामेंट वीक है और जुडिशरी स्ट्रांग है, तो ये एक मिसनोमर है। जिस दिन पार्लियामेंट वीक होगी उस दिन जुडिशरी वीक होगी, जिस दिन पार्लियामेंट छुट्टी करेगी उस दिन जुडिशरी छुट्टी करेगी। बट एज ऑफ टुडे एज ऑफ टुडे की बात वीक है, बट एज ऑफ टुडे की बात कर रहा हूं, है। एज ऑफ टुडे की बात कर रहा हूं मैं कि पार्लियामेंट स्ट्रांग होगी तो जुडिशरी स्ट्रांग होगी। तो ये आपके ख्याल में खाम ख्याली है आज अगर हम सोच रहे हैं कि पार्लियामेंट वीक है बट जुडिशरी स्ट्रांग है? आप बात देखिए, मैं बात कर रहा हूं पार्लियामेंटरी सिस्टम की, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के कांसेप्ट की। बट दैट सिस्टम इज वीक ना फॉर नाउ, डिलीवर नहीं कर रहा, वीक लॉ नहीं बना रहा। ठीक है, वीक एक जो ऑर्डिनेंस था सीसीपी का, कंपटीशन कमीशन का, उसको रीप्रोमलगेट करना पड़ा, वो भी लॉ नहीं बन पाया। गवर्नमेंट करती है। देखिए गवर्नमेंट, मेरी गुजारिश सुनिए सर, देखिए आपने अगर इस पीपल्स पार्टी की मैं इसको स्ट्रेंथ समझता हूं पार्लियामेंट सिस्टम की, पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से स्टेज बाय स्टेज बैक ऑफ करना पड़ा है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्ट्रेंथ थी कि एग्जीक्यूटिव को गिव इन करना पड़ रहा था। जहां उसकी डिमांड, जहां पे उसकी स्टैंड जो है वो अनपॉपुलर थी, अनएथिकल थी, उसको एक मिनट पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्ट्रेंथ थी तो उसमें पार्लियामेंट कहां थी? पार्लियामेंट स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही है, पार्लियामेंट सिस्टम की स्ट्रेंथ नजर आ रही है। बता रहा हूं ना सर, सीजे के रेस्टोरेशन पे पीपल्स पार्टी ने गिव इन किया, उसके बाद आपने देखा कैरी लूगर बिल पे प्रेशर में आई, उसके बाद एनआरओ पे खुद गवर्नमेंट ने विथड्रॉ किया। ये स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट की, ये डेमोक्रेटिक प्रेशर था जिसको एग्जीक्यूटिव एक्नॉलेज कर रहा था। अब इसमें क्या होना चाहिए था, इस स्ट्रेंथ को हम एग्जीक्यूटिव की वीकनेस बनाते, हम जो डिसीजन दें उसमें हम ये रजिस्टर करें कि एग्जीक्यूटिव जो है इट इज ऑन द राइट पाथ नाउ, इट इज गोइंग टू बी अल्टीमेटली एक्टिंग इन द राइट वे। क्योंकि अब जिस तरीके से वो बैक ऑफ कर रही थी पीपल्स पार्टी, अगर हम उसमें पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर न करें तो अगर हम देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव अब जो आहिस्ता आहिस्ता अपने लिमिट्स में आ रही है। अच्छा भेजा था मैंने कि 1997 से अब क्या क्या डिफरेंट है, उससे अग्री नहीं करें। इनके ख्याल में अगर पार्लियामेंट अपने आप को वीक रखती है, एग्जीक्यूटिव भी वीक होता है जिसने इंप्लीमेंट करने हैं अदलिया के डिसीजन, तो अदलिया स्ट्रांग हो नहीं सकती, नहीं हो सकती। मैं आपके सामने एक बात ये रखना चाहता हूँ कि जहां पार्लियामेंट को जिम्मेदारी उठानी थी पार्लियामेंट ने नहीं उठाई। मैं तो आपके सामने एनआरओ के हवाले से भी रखता हूं ना कि सेनेट कमेटी के अंदर इसको रोल किया गया है ना। सेनेट कमेटी के अंदर से जो डॉक्यूमेंट निकला वो वही था विदाउट एनी चेंजेस, जिसके अंदर मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया। दिस कुड हैव बीन मॉडिफाइड इन द पार्लियामेंट। उस डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई किया था, सुनिए ना, फॉर ऑल कर दिया, मगर फिर वो ऐसा किया कि जनाब वो पार्लियामेंट के भाई साहब, मैं अपनी बात रख लूं, आपकी बात रख लूं, आई कम बैक प्लीज। मैं ये कह रहा था कि पार्लियामेंट ने जब वो बिल पार्लियामेंट में आया ना तो इस काबिल नहीं था कि वो पेश भी नहीं हुआ, इस काबिल नहीं था कि हुकूमत को अंदाजा हो गया कि उसकी वीकनेसेस हैं। अच्छा ये बताइए, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं कि पार्लियामेंट को वीक किया जा रहा है, पार्लियामेंट को वीक किया नहीं जा रहा। पार्लियामेंट मैं ये सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि पार्लियामेंट खुद वीक है अगर वो चीज़ों पर सही तरह से न बिल पास करे, न उस पर बहस करे, उसको रबर स्टैंप रखा जाए तो वो अपने आप ही कमज़ोर होगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये मेरा कन्विक्शन है कि हम ये चाहते हैं कि जमहूरियत अब रहे। देखो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो तो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की वजह से है, वो पॉलिटिशियंस की वजह से नहीं हुआ। चाहे जो कुछ भी कह लें आपके पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, जो कुछ भी हैं, मगर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप में हुआ है। चाहे ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप को ले लें या मुशर्रफ साहब की ले लें। लिहाजा वो डिक्टेटरशिप जो है अब वो नहीं आनी चाहिए। इसमें कम से कम सियासतदानों को और कौम को इत्तेफाक होना चाहिए। इसमें हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर जो है, जो अवाम के साथ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के साथ जुडिशरी, समझे ना, तो ये तीन का इकाई जो है जिस डिक्टेटरशिप के ना आने की आप बात कर रहे हैं उसके लिए तो बड़ा लाजमी है ना कि इंस्टीट्यूशंस एक साथ स्ट्रांग हो। अगर इस वक्त एग्जीक्यूटिव इतना दीवार से लग जाए कि एफआईए के डीजी की तब्दीली पर भी उसे आंसर होना पड़े, लिहाजा मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ एक बात। देखो पार्लियामेंट क्यों वीक हुआ है, क्योंकि जब जरदारी साहब का इलेक्शन हो रहा था ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस दिन भी मैदान में थी, बल्कि प्रोटेस्ट हमने इस्लामाबाद में किया कि जरदारी जैसी शख्सियत जो पीपल्स पार्टी के लिए एहतराम के बायस होगी, मगर क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स थे तो हमें खतरा यह था कि क्वेश्चन मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। हालांकि वजूदुद्दीन साहब ने नहीं चैलेंज किया, बट आपकी पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया, चैलेंज आया और हमने प्रोटेस्ट भी किया। वी अंडरस्टूड, जहां हमने कुछ चीजें प्रेडिक्ट की थी, वी अंडरस्टूड कि पाकिस्तान मसला ये है। इसका जवाब देता हूं। देखें, नॉट मैं इनकी इज्जत करता हूं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं। देखिए सर, मसला ये नहीं है कि जरदारी साहब
पे इल्जाम थे या नहीं।